बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 और टॉपिक है हेटेरोस्क्लेरोसिटी। ओएलएस की हमने कुछ अजम्पशन पढ़ी थी, ऑलमोस्ट 10 अजम्पशन थी, 9-10। तो उनमें हमने बताया था कि जी जो एरर वेरिएंस होते हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए। अगर जो है एरर्स का वेरिएंस फॉर ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स, हर एक्स के अगेंस्ट एक एरर की वैल्यू होती है, बल्कि एरर की एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये बल्कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि एक्स की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है और वाई की वैल्यू ये एक मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होती है। वाई जो है ये एक रैंडम वैल्यू है, क्योंकि एक एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। और जब y की डिफरेंट वैल्यूज होती है मुकम्मल यानी कि एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उसके साथ ही एरर की भी एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो एरर का जो हर एक वैल्यू के लिए एरर का जो है वेरियंस वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि x की वैल्यू अगर 1 रखें तो उसका वेरियंस जो है जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल वो 5 आ रहा है एरर का वेरियंस, हमने x की वैल्यू 1 रखी थी, उसके बाद y कैलकुलेट किया था, एरर वगैरह कैलकुलेट की थी और उनका एरर्स का वेरियंस कैलकुलेट किया था। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वो जो 2 आया है, तो x की वैल्यू पहले 1 रखी थी, अब 5 रखें, तो उसके बाद फिर वो एरर की मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी और उनका फिर वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो होना चाहिए वेरिएंस, जो पहले वेरिएंस आया था वही होना चाहिए। यानी कि वेरिएंस जो है वो सेम होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो रहा है दैट इज़ प्रॉब्लम, अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि मॉडल भी ओके है, हमारा डाटा भी ओके है फॉर दिस अजम्पशन, इस अजम्पशन की हद तक। अब प्रैक्टिकली आपने ये भी देखा होगा, आप क्वेश्चंस वगैरह भी करते हैं सिंपल रिग्रेशन के या मल्टीपल रिग्रेशन के, कि जब भी आप एक्स की वैल्यू सिंगल कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए सिंगल वैल्यू ही वाई की मिलती है और सिंगल वैल्यू ही एरर की मिलती है। एक्चुअली होता ये है कि ये जो फिनोमेना है ये रिपीटेड सैंपल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। रिपीटेड सैंपल यानी कि एक्स की वैल्यू 4 एक दफ़ा नहीं आती डाटा के अंदर, वो मल्टी टाइम्स आती है। और जब मल्टी टाइम्स आती है तो एक्स की वैल्यू 4 रखने से वाई की वैल्यू हर दफ़ा डिफरेंट होती है। जीपीए वाली एग्जांपल ही आपको वो ज़्यादा आपको समझ आती है कि 4 आवर्स स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट पढ़ते हैं। एक सैम्पल यानी कि एक स्टूडेंट है वो 4 आवर्स पढ़ रहा है, उसकी जीपीए कुछ और, दूसरा सैंपल ले लिया वो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है 4 घंटे पढ़ रहा है तो उसकी जीपीए कुछ और है। इस तरह यानी कि जो रिस्पॉन्स है जीपीए वो चेंज होता रहेगा और जो एरर है वो भी चेंज होती रहेगी। ये जो फिनोमेना होता है हेटेरोस्क्लेरोसिटी, ये रिपीटेड सैंपल्स के ऊपर बेस करता है, जिस वजह से जो है वेरियंस की वैल्यूज वो डिफरेंट मिलती हैं। मोरओवर बल्कि आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दें कि मल्टीकुलरिटी फिनोमेना जो होता है ये सैंपल्स का फिनोमेना होता है, जबकि हेटेरोस्क्लेरोसिटी ये जो फिनोमेना होता है ये पॉपुलेशन फिनोमेना होता है। मल्टीकुलरिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो सैंपल्स को चेंज करने से इंक्रीज डिक्रीज या इम्प्रूवमेंट ज़्यादा उसमें आ जाती है एज कम्पेयर टू हेटेरोस्क्लेरोसिटी, क्योंकि हेटेरोस्क्लेरोसिटी ये एक सैंपल का फिनोमेना नहीं, ये पॉपुलेशन का फिनोमेना है। सैंपल को चेंज करने से इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता एज कम्पेयर टू मल्टीकुलरिटी। इफेक्ट ज़रूर आता है, ये नहीं कहते कि सैंपल के चेंज करने से हेटेरोस्क्लेरोसिटी में इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू मल्टीकुलरिटी, क्योंकि मल्टीकुलरिटी फिनोमेना इज अबाउट सैंपल्स एंड हेटेरोस्क्लेरोसिटी फिनोमेना इज अबाउट पॉपुलेशन। अगर तो जी वेरिएंस आपके कांस्टेंट रहेंगे दैट इज होमोस्क्लेरोसिटी, अगर जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे दैट इज अगर तो कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो हेटेरोस्क्लेरोसिटी, अगर कांस्टेंट रहेंगे तो होमोस्क्लेरोसिटी। अब इसको एक दफा मैं पढ़ देता हूँ। होमोस्क्लेरोसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट assumption of the classical linear regression model. It means that error distribution have same probability distribution for all observation. all observation यानी कि वही x की वैल्यू 1 2 i यहाँ पर एक नोट कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन को i की वैल्यू 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है अप टू n जितनी भी वैल्यूज हैं। Especially it means error variance is same for all observation, यानी कि errors का जो variance है वो सेम होगा for all observation, यानी कि सिग्मा स्क्वायर ये एक सेम वैल्यू है फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स आई या एरर टर्म।
सो कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स इज नोन एज होमोस्टॉसिटी। ये एक होमोस्टॉसिटी की आपके पास डेफिनेशंस भी बन गई है कि कांस्टेंट वेरिएंस जो होता है एरर टर्म का, इसको हम होमोस्टॉसिटी एज ए नॉन करते हैं, जानते हैं। द अजम्पशन ऑफ होमोस्टॉसिटी इंपॉर्टेंट, ये अजम्पशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो OLS जो है ये मेथड ये इक्वल वेटिंग देता है टू ऑल द ऑब्जर्वेशन, लेकिन जब एरर का वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये इक्वल वेटिंग इसमें नहीं आएगी, क्योंकि हाई जो वेरिएंस होगा उसका मतलब होगा लो प्रिसीजन, और जो होगा लो वेरिएंस उसका मतलब होगा हाई प्रिसीजन। डाटा के अंदर जितना वेरिएंस जो होगा इंक्रीज होगा, हमारी प्रिसीजन जो होगी, रिजल्ट्स जो होंगे वो उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होंगे। और जबकि अगर एरर का वेरिएंस जो है वो कम होगा, जो डाटा के रिजल्ट्स होंगे वो उसी लिहाज से ज़्यादा रिलायबल होंगे। The assumption of homoscedasticity is important because the primary estimation method OLS give equal weightage to all observation. If there is different variance, then all observations will not be equal, will not give equal weightage in such primary method. यहाँ पर ऐड कर लें will not give equal weightage in such primary method. Primary method यानी OLS मेथड, नीचे वही लिखा हुआ है उसने, यानी कि वेरिएंस अगर इंक्रीज होगा तो प्रिसीजन लो हो जाएगा, अगर वेरिएंस डिक्रीज होगा तो प्रिसीजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एन ऑब्जर्वेशन विद लार्जर वेरिएंस इज लेस इंफॉर्मेटिव एज कंपेयर टू एन ऑब्जर्वेशन विद स्मॉलर वेरिएंस, ग्रेटर वेरिएशन मीन लेस प्रिसीजन। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है पीछे होमोस्टॉसिटी की डेफिनेशन थी, यहाँ पर हेटेरोस्टॉसिटी के बारे में लिखा गया है। If any particular case the error variance are not constant for all observations, then in such situations we say that errors are heterostotic. अगर किसी सिचुएशन में जो एरर्स का वेरिएंस है वो इक्वल ना हो तो उसको सिचुएशन को हम कहते हैं हेटेरोस्टॉटिक या हेटेरोस्टॉसिटी। So heteroscedasticity is the situation when assumption of homoscedasticity is violated. जब homoscedasticity की assumption जो है ये violate हो जाती है तो इसको हम हेटेरोस्कैडोसिटी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू फॉर एग्जांपल i है तो दूसरी वैल्यू कोई j है वैल्यू x की ही, तो उनके अगेंस्ट जो एरर वैल्यू बनेंगे तो उनका वेरिएंस जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। वेरिएंस ऑफ म्यू आई ये जो कैलकुलेट किया गया था, ये xi ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट किया गया था, इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस ऑफ म्यू j, यानी कि जो xj वैल्यू होगी उसके इक्वल नहीं होगा। प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, प्रैक्टिकल तौर पर जो ज़्यादातर जो होता है हेटेरोस्कैडोसिटी अकर ये तब ही अकर होती है जब जो वेरिएंस होता है एरर टर्म का ये रिलेटेड होता है एक्स वैल्यूज़ के साथ। एक्स वैल्यूज़ के साथ जब भी वेरिएंस या एरर की वैल्यू इन्वॉल्व होंगी तो डाटा के अंदर हेटेरोस्कैडोसिटी आएगी। हेटेरोस्कैडोसिटी इसके लिए कुछ कंसिक्वेंसेस बढ़ेंगे, रेमेडियल मेजर्स भी पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जो होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसिक्वेंसेस है वो इसी चीज़ को रखा जाता है कि जी जो हेटेरोस्कैडोसिटी है ये अकर होती है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वजह से। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ जब ये रिलेटेड होगी तब डाटा के अंदर हेटेरोस्कैडोसिटी आएगी। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ हेटेरोस्कैडोसिटी। हेटेरोस्कैडोसिटी की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? इसकी तीन फॉर्म्स हैं। तीन फॉर्म्स से मुराद एक तो ये है कि इसमें ये इंक्रीजिंग फैक्ट है, दूसरा ये है कि डिक्रीजिंग फैक्ट है, और थर्ड जो चीज़ है वो मिक्स्ड फैक्ट है। इसको फर्दर डिटेल में आप बुक से भी पढ़ेंगे। हेटेरोस्कैडोसिटी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ थ्री फॉर्म्स दैट आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये फर्स्ट है इंक्रीजिंग एरर वेरिएंस, यानी कि एक एरर का वेरिएंस जो इंक्रीज हो रहा है। वेरिएंस ऑफ म्यू आई इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीजेज होती जाएगी जो तो म्यू का जो वेरिएंस है या हेटेरोस्कैडोसिटी का इफेक्ट है ये भी इंक्रीज होता जाएगा। ये पॉजिटिव सेंस में आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव लीनियर इफेक्ट है बिटवीन द एक्स वेरिएबल एंड एरर वैल्यूज, एरर रेसिडुअल्स। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वेरिएंस सेकंड इसका है। इसमें सेम वही चीज़ है कि अगर एक चीज एक्स की वैल्यू के इंक्रीज होने से
वेरिएंस जो है वो ऑफ एरर टर्म ये डिक्रीज हो रहा है, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स डिक्रीज विद इंक्रीजिंग फैक्ट, यानी कि वाइस वर्सा इसका रिलेशनशिप है, एक चीज़ के इंक्रीज होने से दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है, दैट इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर्म्स ऑफ हेटेरोस्टोसिटी या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वेरिएंस ऑफ हेटेरोस्टोसिटी। थर्ड फॉर्म है मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म में ये है कि एक चीज़ के इंक्रीज होने से दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही हो या एक स्पेसिफिक इंटरवल तक इंक्रीज हो रही है और उसके बाद वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाए, इंक्रीज हो फिर बाद में डिक्रीज हो या पहले डिक्रीज हो फिर बाद में इंक्रीजिंग फैक्ट आ जाए, दैट इज मिक्स्ड फॉर्म। दिस फॉर्म इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एज द वैल्यूज ऑफ एक्स गोज अप, जैसे x की वैल्यू जो है अप जाए या ब्रैकेट्स में डाउन जाए, द एरर वेरिएंस इंक्रीजिंग। अगर अप जा रही तो एरर का वेरिएंस भी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अगर डाउन फैक्ट आ रहा है तो दूसरी तरफ भी इंक्रीज या डिक्रीज इफेक्ट आ रहा है। इनिशियली ऐसा ही होगा कि अप जाने से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो जाएगी या डाउन जाने से दूसरी चीज़ भी डिक्रीज हो जाएगी, बट आफ्टर सर्टेन लेवल, लेकिन कुछ लेवल के बाद ऑफ एक्स एरर वेरिएंस स्टार्ट डिक्रीजिंग, लेकिन कुछ लेवल के बाद जो एरर का वेरिएंस है वो डिक्रीज होना चाहिएगा, इंक्रीज हो जाएगा या वाइस वर्सा। इसी तरह उसका फैक्ट होगा, या इन अदर वर्ड्स आप रैंडम फैक्ट भी कह सकते हैं कि प्लस माइनस मिक्स फॉर्म में आते हैं। जो इन तीनों में से जो वर्स्ट फॉर्म है वो है फर्स्ट टू, ये ज़्यादा वर्स्ट फॉर्म है। वो इस तरह के जी कि इनके दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप बन जाता है। फर्स्ट फॉर्म में एक पॉजिटिव साइड पर लीनियर रिलेशनशिप बन जाता है और सेकंड में जो है ये नेगेटिव साइड में लीनियर रिलेशनशिप बन जाता है, जबकि थर्ड जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्स्ड फॉर्म है। इसके बाद है कंसिक्वेंसेस ऑफ हेटेरोस्टोसिटी, यानी कि डाटा के अंदर अगर हेटेरोस्टोसिटी आ जाए तो उसके क्या क्या नताइज, क्या क्या रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं, उनसे क्या क्या प्रॉब्लम अकर हो सकती हैं। इसके लिए डिफरेंट मेथड्स है। यहाँ पर 4 कंसिक्वेंसेस लिखी हुई हैं कि देयर कैन बी फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस व्हेन अजम्पशन ऑफ हेटेरोस्टोसिटी इज वायलेटेड। जब ये हेटेरोस्टोसिटी ये जो अजम्पशन है ये वायलेट हो जाती है तो बल्कि इसको हेटो की जो है यहाँ पर होमोस्टोसिटी लिखें कि होमोस्टोसिटी की अजम्पशन जो है ये वायलेट हो जाती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, नाउ इट्स गुड। फर्स्ट पॉइंट है इसका ओएलएस एस्टिमेट पैरामीटर बीटा जो है, बीटा की वैल्यू वो बिल्कुल वो बिलो ही रहेंगे, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस तरह कि जी वो बिलो से चेंज हो जाएंगे। बिलो का मतलब बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर रिमेन्स वो अनबाइस्ड रहेंगे बट दीज आर नॉट मोर बिलो, लेकिन वो बिलो नहीं रहेंगे। जो ओएलएस एस्टिमेट है वो अनबाइस्ड तो रहेंगे लेकिन वो बिलो नहीं रहेंगे। वो बिलो इस वजह से नहीं रहेंगे क्योंकि उनका जो वेरियंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स दैट इट्स वेरियंस बिकम हाई। इसका मतलब ये है कि उसका वेरियंस जो है वो हाई हो जाएगा जब डाटा के अंदर हेटेरोस्टोसिटी आ जाएगी। ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है वेरियंस ऑफ बीटा हेड और बीटा हेड, यानी कि ये कैलकुलेट किया गया फ्रॉम द ओएलएस मेथड लेस देन और इक्वल टू वेरियंस ऑफ बीटा प्राइम, और यानी कि ये एक किसी और मेथड से मैक्सिमम लाइक्लीहुड से कह लें या मेथड ऑफ मूवमेंट से कैलकुलेट किया गया बीटा, ये वो है। साथ आगे लिखा है डू नॉट होल्ड, कि ये जो जम्पशन है, ये जो इक्वेशन है, ये होल्ड नहीं रहेगी क्योंकि इस जम्पशन के मुताबिक, इस लाइन ये इक्वेशन के मुताबिक वेरियंस जो है बीटा जो है लेस से कैलकुलेट किया गया है, इसका जो वेरियंस है लेस है दैट एनी अदर मेथड से जो वेरियंस कैलकुलेट किया गया उससे लेस नहीं है जब हेटेरोस्टोसिटी अकर होगी।
सेकंड है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट बिकम लार्ज। जो स्टैंडर्ड एरर है हेटेरोस्टोसिटी की वजह से वो लार्ज हो जाएंगी। जब ये लार्ज हो जाएंगी तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो टी टेस्टिंग हम करते हैं उसमें डिवीजन में, जिस तरह मल्टीप्लिसिटी में आपको बताया था कि डिवीजन में जो है वो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू एरर की आती है या वेरिएंस की वैल्यू आती है। तो जब वेरिएंस इंक्रीज़ होगा स्टैंडर्ड एरर भी इंक्रीज़ होगी, या स्टैंडर्ड एरर के इंक्रीज़ होने से वेरिएंस के ऊपर भी इंक्रीमेंट इफेक्ट आएगा। तो इस वजह से जो एस्टिमेट्स होंगे उनका एरर भी है वो भी लार्ज हो जाएगा, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सिग्निफिकेंस के लिए भी प्रॉब्लम आएगी। थर्ड पॉइंट है वी कैन नॉट अप्लाई सिग्निफिकेंट टेस्ट फॉर पैरामीटर्स इफ एरर वेरिएंस आर नॉट सेम। ये थर्ड में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सिग्निफिकेंट टेस्ट जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो भी हम अप्लाई नहीं कर सकते जब पैरामीटर्स इफ एरर वेरिएंस आर नॉट सेम, क्योंकि जब पैरामीटर की एस्टिमेशन की जाती है तो उसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जी हर एक्स वेरिएबल के लिए जो है एरर का वेरिएंस जो है वो सेम होगा। इसलिए हम एक कांस्टेंट वेरिएंस को टी के अंदर, टी स्टैटिस्टिक के अंदर यूज़ करते हैं। जब एक वेरिएंस एक कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली जो टी का जो स्टैटिस्टिक का फार्मूला है वो भी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि पैरामीटर तो हर वैल्यू के लिए सेम है, एक्स की वैल्यू के लिए जो कैलकुलेट करते हैं ओएलएस मेथड के लिए, और उसी की टेस्टिंग हम कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस में कि बीटा इज इक्वल टू 0, और उसी के लिए हम टी स्टैटिस्टिक भी हम कैलकुलेट करते हैं। बीटा माइनस बीटा है डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा या वेरिएंस ऑफ बीटा। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएंस ऑफ बीटा है ये एक सिंगल वैल्यू नहीं रहेगा हेटेरोस्टोसिटी के लिए, तो इस वजह से जो सिग्निफिकेंट है टेस्ट हैं वो भी वायलेट हो जाएंगे। ड्यू टू कंसिक्वेंसेस 3 इट इज़ डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पैरामीटर। ऑब्वियसली जब एरर सेम नहीं रहेंगे तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर भी एक वेरिएंस की वैल्यू भी यूज़ होती है, तो एरर के चेंज होने से वेरिएंस फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, हर एक वैल्यू के लिए जब एरर की वैल्यू चेंज होगी तो वेरिएंस भी चेंज होगा, तो हम एक सेम वेरिएंस जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएंस की वैल्यू डिफरेंट आ रही होती है। उसके बाद है जी इसके डिटेक्शन मेथड। पहला डिटेक्शन मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के ज़रिए हम किस तरह हेटेरोस्टोसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये इनफॉर्मल मेथड इनको भी कहते हैं, जो जिनके अंदर जो है न्यूमेरिकली कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती, उनको हम इनफॉर्मल मेथड कहते हैं। फॉर्मल मेथड वो जिनके अंदर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस वगैरह इन्वॉल्व होती हैं, उनको फॉर्मल मेथड कहा जाता है। अब ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, इसके अंदर क्या होता है, एक साइड पर आपने एरर्स को प्लॉट करना होता है और दूसरी तरफ रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई हैट इसको प्लॉट करना होता है, और उसके पॉइंट से ड्रॉ करने होते हैं, और इन पॉइंट्स की बेस पर आप कहते हैं कि डाटा के अंदर हेटेरोस्टोसिटी मौजूद है कि नहीं है। आप इसको वाई के अगेंस्ट भी कर सकते हैं प्लॉट एरर्स को, और दूसरा है कि एक्स वेरिएबल्स के अगेंस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के ज़रिए आप देख सकते हैं कि जी डाटा की क्या शेप बन रही है। और अब ये 5 शेप्स हैं, इनमें से एक शेप जो है वो डिनोट कर रही है कि डाटा के अंदर वाकई हेटेरोस्टोसिटी मौजूद है, दैट इज़ द केस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्टोसिटी। जबकि 4 जो बाकी केस हैं वो उनमें से एक जो है वो ये तो कह रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो मौजूद हो सकती है, लेकिन ज़्यादा सीवियर केस नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है प्लॉट रेजिडुअल केस म्यू आई का स्केयर अगेंस्ट इन केस ऑफ सिंपल रिग्रेशन अगेंस्ट वाई आई, यहाँ पर लिख दें कि अगेंस्ट रिस्पॉन्स वेरिएबल इन केस ऑफ सिंपल रिग्रेशन। अगेंस्ट रिस्पॉन्स वेरिएबल फिटेड वैल्यूज, ये फिटेड वैल्यूज के लिए आपने करना है भाई। इसको मैं लिख देता हूँ, फिटेड वैल्यूज, या ये भी हो सकता है ब्रैकेट्स में एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्स वेरिएबल।
ओके, सिंपल रिग्रेशन में आप फिटेड वैल्यू के अगेंस्ट भी प्लॉट कर सकते हैं और एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल के अगेंस्ट भी प्लॉट कर सकते हैं। जब मल्टीपल रिग्रेशन होगा तब आपको वन बाय वन हर एक्स वेरिएबल के साथ प्लॉट करना पड़ेगा, देखने के लिए कि जी कौन से एक्स वेरिएबल के साथ हेटेरोस्टोसिटी डिटेक्ट हो रही है। या फिर ये भी मेथड है कि रेसिडुअल स्केयर के साथ भी उसका वाई हेड के साथ भी आप प्लॉट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, तो इससे भी हेटेरोस्टोसिटी का पता चल सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट, प्लॉट रेसिडुअल स्केयर अगेंस्ट सस्पेक्टेड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, बट इफ यू डू नॉट हैज एनी सस्पेक्टेड एक्स देन प्लॉट म्यू स्केयर अगेंस्ट रिस्पॉन्स वेरिएबल। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि समटाइम रिसर्चर को सस्पेक्ट होता है कि यार एरर जो है ये मेरी फ्लाम वेरिएबल के साथ डिटेक्ट हो रही है, उसके साथ इसका कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसको वो डायरेक्ट क्या करता है कि रेसिडुअल स्केयर को उस स्पेसिफिक एक्स वेरिएबल के साथ प्लॉट कर देता है। अगर वो ठीक है तो उसको रिटेन रखता है, अगर नहीं तो फिर अगर यानी कि प्रॉब्लम आ रही है हेटेरोस्टोसिटी की तो उसको वो फिर फर्दर प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर उसने जो है म्यू आई स्केयर को प्लॉट किया गया है अगेंस्ट द वाई हेड वैल्यूज, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ए के अंदर जो आ रही हैं प्लॉट्स वैल्यूज, इसके अंदर जो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अच्छा, जब स्ट्रेट लाइन बिल्कुल एक सीधा पॉइंट बन जाए इसका मतलब ये होता है कि डाटा के अंदर जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो ज़ीरो है, अल्फा की वैल्यू। यहाँ पर एक स्ट्रेट वैल्यू नहीं है, वो एक उसने एरिया ड्रॉ किया गया है लाइनिंग के अंदर ये वाला, तो इसके बिटवीन ये वैल्यूज़ आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये यहाँ पर यही है कि अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, एक कांस्टेंट वैल्यू जो है। और यहाँ पर जो बी वैल्यू है यहाँ पर एक लीनियर रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पर स्केटरनेस भी आ रही है, पॉसिबल है कि यहाँ पर हेटेरोस्टोसिटी अकर हो जाए। डी यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है, यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक फैक्ट है, पहले तो ये इंक्रीजिंग फैक्ट था, उसके बाद जो है वो डिक्रीजिंग फैक्ट हो गया। सी जो है ये कर्वी लीनियर फैक्ट है बिटवीन द म्यू आई स्केयर एंड वाई हेड वेरिएबल, जबकि यहाँ पर जो सी वेरिएबल है ये बता रहा है कि जी वाई आई की इंक्रीज से म्यू आई स्केयर भी उसी तरह इंक्रीज हो रहा है। ये एक लीनियर फैक्ट है, ये एक बता रहा है कि डाटा के अंदर हेटेरोस्टोसिटी सीवियर केस में मौजूद हो सकती है, नॉट इन नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में समटाइम होता है कि जिस तरह मल्टीप्लिकेटिव में बताया था कि जी अकोमोडेट हम कर लेते हैं, लेकिन जब सीवियर केस हो जाए, जब ज़ख्म ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो उसके अंदर हम उसके लिए फिर रेमेडियल मेजर्स वो कैलकुलेट करते हैं, उसकी रेमेडीज या फर्दर उसको प्रोसेस करते हैं। ये था जी आपका आज का काम। इसके अलावा जो ग्राफिकल मेथड आपको मैंने बता दिया है, जो फॉर्मल मेथड है उसके हवाले से आपको मैं स्लाइड्स या ये वीडियो भेजूंगा, आपने उस वीडियो को देखना है। दैट विल बी योर होमवर्क वीडियो। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत इसको जितना हो सके, हमारी 2 क्लासेस आई थिंक जस्ट रह गई, उसके बाद पेपर्स हैं आपके, उनमें इसको कवर कुछ ना कुछ किया जाए। लेकिन एट द एंड कुछ कवर नहीं होगा तो आपको एंड पे मैं एक SPSS पे भी लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आप मुकम्मल आपको बताया जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिविटी किस तरह डिटेक्ट हो रही है, हेटेरो कैसे डिटेक्ट होती है, उसकी रेमेडीज़ वगैरह, या ऑटो कोरिलेशन, वो भी हमारा एक चैप्टर रहता है, उसके बारे में भी मुकम्मल आपको मैं उस SPSS की लेक्चर में आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा।